हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेज में। लास्ट क्लास में हमने दो कम्युनिकेबल डिजीज डिस्कस किए थे। दोनों की दोनों रिसेंट कम्युनिकेबल डिजीज में आती है, रिसेंट ट्रेंडिंग कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं, न्यू ट्रेंडिंग कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं, जिनमें हमने एक पढ़ा था नीफा वायरस के बारे में और दूसरा पढ़ा था इबोला वायरस के बारे में, जिनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक प्रकार से कहें तो बैट के द्वारा या पिग के द्वारा देखने को हमें मिल रहा था। ऐसे इन दोनों डिजीज से रिलेटेड जो एमसीक्यू बन सकते हैं एग्जाम में, हमने डिस्कस किए लास्ट या प्रीवियस क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए नई कम्युनिकेबल डिजीज, कह सकते हैं वह कम्युनिकेबल डिजीज जो एक प्रकार से जीआईटी में भी पढ़ी जाती है और इसका कुछ पार्ट कम्युनिटी में भी पूरा करवाया जाता है। कुछ हद तक आपने इसे पढ़ लिया होगा, इसके पैथोलॉजिकल कंडीशन के बारे में, जीआईटी के डिसऑर्डरों में, और बीमारी का नाम है हेपेटाइटिस। तो आपने बहुत कुछ तो इसके बारे में जान लिया होगा, लेकिन जो पॉइंट्स कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, लाइक इंक्यूबेशन पीरियड, लाइक मोड ऑफ ट्रांसमिशंस, लाइक वैक्सीन, से सारे पॉइंट हम कवर करेंगे कम्युनिटी की क्लासेज में। तो आइए बात करते हैं हम हेपेटाइटिस के बारे में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस वायरस के अंदर कुछ कॉमन चीज़ों की जो सभी में समान होते हैं, और फिर हम पर्टिकुलर एक एक वायरस को लेकर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करें हेपेटाइटिस के बारे में। इस शब्द के अंदर देखिएगा दो शब्द हैं हेपेटाइटिस। जिस भी शब्द के एंड में अंत में आइटिस लगा होता है, जिस भी शब्द के अंत में आइटिस लगा होता है, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जब आइटिस लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। एक नॉर्मल सी जनरेशन सी बात है जो सभी लोगों को लगभग पता होती है। आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन से होता है। यहाँ पर हिपेटाइटिस लगा है, यानी कि एक कॉमन सा वर्ड अगर मैं इसे बोलूँ तो मैं बोलूँगा जो हिपेटोसाइट सेल्स है लीवर की, हिपेटोसाइट, इन हिपेटोसाइट का इन्फ्लामेशन अगर हो जावे तो हम उसे हेपेटाइटिस का नाम दे देते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें दो कंडीशन है, पहला हिपेटोसाइट सेल्स और दूसरा उनका इन्फ्लामेशन। यानी कि अगर आप इस वर्ड को देखोगे तो यहां नजर आएगा इन्फ्लामेशन ऑफ अ हिपेटोसाइट सेल्स इज कॉल्ड द हेपेटाइटिस, या बहुत सारे लोग इसे ऐसा भी बोल देते हैं कि इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। क्या बोल देते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। वजह हो सकती है ड्यू टू बैक्टीरिया, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा देखने को मिल सकता है, वायरस की वजह से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन, अलग बहुत सारी बीमारियां आप देखोगे जिनके कॉम्प्लिकेशन के रूप में हमें लीवर की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीजेस, एमएसएन में आपने पढ़ा होगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, कि बहुत सारी डिजीजेस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमें लीवर की समस्याएं कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखने को मिल जाती हैं। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीजेस एंड कह सकता हूं सिस्टमैटिक इन्वॉल्वमेंट, सिस्टमैटिक इन्वॉल्वमेंट, जो आपका सिस्टमैटिक इन्वॉल्वमेंट है अगर वह हो जाता है, बाकी सिस्टमों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो सारी की सारी कंडीशंस क्या कोज कर सकती हैं? लीवर की इन्फ्लामेशन कोज कर सकती हैं। लीवर में पर्टिकुलर हम बात करें तो हम कहेंगे कि यह आपका जो हिपेटोसाइट सेल्स है उनके इन्फ्लामेशन को दर्शाता है हेपेटाइटिस। तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। हेपेटाइटिस क्या होता है आपको बोलना है, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर है। वजह बैक्टीरिया हो सकता है, वायरल हो सकता है, किसी दूसरी बीमारी जो किसी अन्य सिस्टम में है उसका इन्वॉल्वमेंट हो गया, उसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी हमें नजर आ सकता है लीवर की यह समस्या। अगर ये ठीक नहीं होती है तो आपने पढ़ा होगा यह आगे चलकर लीवर सिरोसिस, जो एक भयानक बीमारी है लीवर की, वह कोज कर सकता है। इसी का कॉम्प्लिकेटेड रूप रहता है हेपेटाइटिस का ही, लीवर सिरोसिस।
क्लियर है ये पॉइंट्स। तो आइटिस का वर्ड का मतलब ही इन्फ्लामेशन को दिखाता है। यह एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है लीवर का, जिसमें लीवर की हिपेटोसाइट सेल्स इन्फ्लाम्ड हो जाती हैं। वजह वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, किसी अन्य बीमारी का कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकता है, या अन्य बीमारियों का सिस्टमैटिक इन्वॉल्वमेंट यह कोज कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट्स। चलिए आगे हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। अगर मैं बात करना चाहूँ इस वायरस के, इस हेपेटाइटिस के बारे में, तो सबसे मुख्यतः ज़्यादातर जो बीमारी होती है वह वायरस जनित होती है। और जो हेपेटाइटिस के वायरस होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले, यहीं से सवाल भी आते हैं। हेपेटाइटिस के वायरस, हेपेटाइटिस के वायरस जो हैं उन वायरसों का टाइप कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर दूसरा हमारा जो फोकस होगा वो इसके टाइप पर रहने वाला है कि कितने प्रकार के वायरस आते हैं हेपेटाइटिस के। तो ध्यान दीजिएगा, हेपेटाइटिस के वायरस आपको मिलेंगे सबसे पहले हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस आपको मिल सकता है, हेपेटाइटिस ए वायरस। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी वायरस। इसके अलावा हेपेटाइटिस डी वायरस। इसके अलावा हेपेटाइटिस ई वायरस। इन सभी का नाम आपने सुना होगा। अभी रिसेंटली एक और आपको वायरस मिलेगा, इन्हीं से रिलेटेड है, और हम उसे हेपेटाइटिस जी वायरस के नाम से जान रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है यह एक न्यू वायरस है, इन्हीं में ऐड किया गया है हेपेटाइटिस जी वायरस, जो कि पिग्गी वायरस के द्वारा होता है। फ्लेबी वायरस इसका जीनोम आता है, यह भी आरएनए वायरस ही है। क्लियर है। तो मैं बता रहा हूं आपको कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, और एक न्यू हेपेटाइटिस जी वायरस। क्लियर है ये पॉइंट्स। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एक जनरल बात जो आपके सामने अगर मैं ना भी करूं तो शायद आपको यह बात पता होगी कि लगभग जितने भी हम बात करते हैं वायरस के बारे में हेपेटाइटिस के सारे आरएनए वायरस हैं, एक वायरस को छोड़कर, और वह है हेपेटाइटिस बी वायरस। यह एमसीक्यू आपको बहुत बार एग्जाम में मिलेगा, ध्यान रखना है आपको। यह वायरस भी कैसा है, आरएनए वायरस। 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 यह वायरस जो नया आया है यह भी कैसा है, आरएनए वायरस, लेकिन एक है डीएनए वायरस, और वह कौन सा है, हेपेटाइटिस बी वाला डीएनए वायरस। तो यहां पर एक एमसीक्यू हम बना सकते हैं इससे कि ऑल हेपेटाइटिस वायरस, ऑल टाइप ऑफ हेपेटाइटिस वायरस आर आरएनए एक्सेप्ट द हेपेटाइटिस बी वायरस। क्लियर है। एमसीक्यू ध्यान दीजिएगा, ऑल टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, जितने भी हेपेटाइटिस हैं, ऑल टाइप ऑफ हेपेटाइटिस वायरसेज आर आरएनए वायरस, आरएनए वायरस एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी इज डीएनए वायरस। क्लियर है। ये कैसा वायरस है, तो आप बोलना है डीएनए वायरस। पहला और एक महत्वपूर्ण और एक जनरल सवाल इन पर से, कि वैसे तो बहुत सारे एमसीक्यू यहां आते हैं, डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, लेकिन अगर मोटे तौर पर मैं पहला सवाल यहां आपके सामने पेश करूं तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कौन सा ऐसा वायरस है जो कि कैसा वायरस होता है, डीएनए वायरस। आप बिना सोचे समझे बताना है कि हेपेटाइटिस बी वह वायरस है जो कैसा होता है, डीएनए वायरस। क्लियर है। बाकी सारे के सारे कैसे मिलेंगे, आरएनए वायरस। यह सवाल बहुत बार रिपीट होता है, स्पेशली
ना केवल छोटी एग्जाम, एम्स तक की एग्जाम में ये रिपीट हुआ सवाल है, कम से कम 10 से ऊपर बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो आपका बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन एमसीक्यू मैं यहां से आपके सामने रखा हूं, आपको इसे रिमेंबर रखना है। ऑल वायरसेस आर आरएनए एक्सेप्ट वन, और वह कौन सा है? हेपेटाइटिस बी। कैसा है? डीएनए वायरस। क्लियर है? इनके ऊपर नाम आपके क्लियर हैं, कौन कौन से वायरस आते हैं और किस प्रकार के हैं? सारे आरएनए, बाकी एक डीएनए। चलिएगा, अब हम कुछ कॉमन बातें कर लेते हैं जो सभी वायरसों से संबंधित है, फिर हम पर्टिकुलर वायरस पे चलेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉमनली इन वायरसों के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, साइन एंड सिम्टम, मतलब हेपेटाइटिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ाने की मुझे आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में से पढ़ लिया होगा। केवल मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बोले तो एमसीक्यू जो है वो आपको बताऊंगा कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला अगर सब क्वेश्चन आता है कि हेपेटाइटिस में मरीज आपके सामने फर्स्ट कंप्लेन क्या करेगा, पहली कंप्लेन क्या होगी? फर्स्ट कंप्लेन बाई पेशेंट, जब मरीज को हेपेटाइटिस हो रखा है सबसे पहले आपके सामने क्या पेश करेगा कि मुझे यह तकलीफ है, तो जवाब होगा उसका, उसे एनोरेक्सिया नजर आएगा। एनोरेक्सिया बोले तो भूख में कमी, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग होती हैं, तो एनोरेक्सिया उसे नजर आएगा। यह है इसका एक फर्स्ट या चीफ कंप्लेंट, आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा नंबर सेकंड एमसीक्यू की बात मैं कर रहा हूं, अगर आपको बोला जाए फर्स्ट कार्डिनल साइन क्या होगा इसका, फर्स्ट कार्डिनल साइन क्या होगा, फर्स्ट कार्डिनल साइन क्या होगा, तो फिर ध्यान दीजिएगा कार्डिनल साइन में आपको नजर आता है येलो डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी, येलो डिस्कलर्ड, येलो डिस्कलर्ड बॉडी, येलो डिस्कलर्ड बॉडी। इसके अलावा त्वचा, स्किन भी, और सबसे स्पेशली मैं बात करूं तो स्क्लेरा, आंखों में जो सफेद वाला होता है स्पेशली स्क्लेरा, यह पोर्शन आपको कैसा नजर आएगा? यह आपको नजर आना है येलो। कैसा नजर आना है? येलो। क्या क्या चीजें? बॉडी नजर आनी है, स्किन नजर आनी है, और सबसे महत्वपूर्ण स्क्लेरा नजर आना है। यह क्या इंडिकेट करता है? तो ध्यान दीजिएगा, यह इंडिकेट कर रहा है आपका क्या? जॉइंटिस को। क्या इंडिकेट कर रहा है? यह जॉइंटिस को इंडिकेट कर रहा है। जॉइंटिस, जॉइंटिस को इंडिकेट करता है यह लक्षण कि जॉइंटिस हो गया है। और इसका वजह क्या है? तो हाइपर बिलिरुबिनीमिया की वजह से हो रहा है, ड्यू टू हाइपर बिलिरुबिनीमिया, हाइपर, ड्यू टू हाइपर बिलिरुबिनीमिया। बिलिरुबिन का लेवल जब ज्यादा हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं हाइपर बिलिरुबिनीमिया, यानी बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा है। जो पिगमेंट है बिलिरुबिन, इस पिगमेंट का लेवल ज्यादा हो जाता है, और इस वजह से तुम्हें क्या नजर आएगा? आपको नजर आएगा जॉइंटिस। और जॉइंटिस में कार्डिनल साइन बोले तो येलो डिस्कलरेशन नजर आएगा। इसके अलावा मूत्र का कलर कैसा हो जाता है? तो अंबर कलर का यूरिन नजर आएगा। कैसा? अंबर कलर का यूरिन, अंबर कलर यूरिन। इसकी जो वजह है वह भी यही है। इसका कारण भी क्या है? तो जो लिखा है, यानी कि जो बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा हो रहा है उसी की देन है, अंबर कलर का यूरिन हो जाएगा। और स्टूल का कलर नजर आता है क्ले कलर स्टूल। कैसा? क्ले कलर स्टूल। और इसकी जो वजह है वह है जो स्टूल में बाइल पिगमेंट होता है उसे स्ट्रकोबिलिनोजन बोलते हैं, उसका लेवल घट जाना। तो इसकी वजह है ड्यू टू डिक्रीज स्ट्रकोबिलिनोजन।
स्टर्कोबिलिनोजन, इसका लेवल घट जाना इन स्टूल, जब स्टूल में इसका लेवल घट जाएगा तो स्टूल कैसा हो जाएगा, क्ले कलर का स्टूल। तो यहां देखिएगा लक्षणों में मैंने बताया क्ले कलर स्टूल, अंबर कलर का यूरिन। फर्स्ट कार्डिनल साइन की बात आए तो जॉइंडिस, और पहली कंप्लेंट बोले तो एनोरेक्सिया। दीज आर सम कॉमन प्रॉब्लम्स जो आपको एक हेपेटाइटिस का मरीज शो करेगा। आगे हम किसी भी के वायरस को पढ़ते समय लक्षणों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये लक्षण जो मैंने बताए हैं ये कॉमन लक्षण है हेपेटाइटिस को इंडिकेट करने वाले, जिसमें पहली कंप्लेंट एनोरेक्सिया आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा कार्डिनल के अंदर आपको जॉइंडिस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हाइपर बिलिरुबिनीमिया की वजह से अंबर कलर का यूरिन और क्ले कलर का स्टूल हमें देखने को मिल रहा है। दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स सीन इनटू द हेपेटाइटिस प्रॉब्लम्स। क्लियर है? चलिएगा आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस के क्या कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यह बीमारी कौन से कॉम्प्लिकेशन को लेकर आ सकती है, आगे किस रूप में परिवर्तित हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं हेपेटाइटिस के, ध्यान दीजिएगा ये कुछ कॉमन पॉइंट है जो सभी में चलते हैं। तो आपको 3 मेन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन तो लीवर सिरोसिस देखने को मिल सकता है। लीवर सिरोसिस आपने पढ़ा होगा, लीवर सिरोसिस के टाइप में पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस, बिलियरी सिरोसिस, कार्डियक सिरोसिस। तो इसमें जो आता है पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस वो यही होता है, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। सॉरी, यानी आपका जो हेपेटाइटिस है यह एक कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है, वह कंडीशन है लीवर सिरोसिस, और वह कौन सा कारण होगा, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है आपका क्या, लीवर सिरोसिस। इसके अलावा और कंप्लेंट तुम्हें मिल सकती है हीपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, हीपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, हीपेटोसेलुलर कार्सिनोमा आपको देखने को मिल सकता है। और तीसरी कंप्लेंट आपको गैस्ट्रिक वेरिसेज देखने को मिल सकता है, गैस्ट्रिक वेरिसेज, गैस्ट्रिक वेरिसेज। यह पोर्टल हाइपरटेंशन की देन होती है। गैस्ट्रिक वेरिसेज आपने ऐसे सुना होगा ईसोफेजियल वेरिसेज, जहां पर आपकी जो ईसोफेगस में आने वाली वेन है वह इन्फ्लाम्ड हो जाती है और टॉर्टुअस हो जाती है, मोटी हो जाती हैं, और वहां से कई बार रप्चर होने से ब्लडिंग देखने को मिल जाती है। ऐसा ही गैस्ट्रिक वेन अगर ऐसा हो जाती हैं, टॉर्टुअस हो रही हैं, तो हम उसे गैस्ट्रिक वेरिसेस का नाम दे देते हैं। तो ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकती हैं हेपेटाइटिस के अंदर। इसके अलावा एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। यह अक्यूट हेपेटाइटिस होता है, उसे हम बोलते हैं फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। अक्यूट हेपेटाइटिस का नाम होता है फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। तो ये सारी की सारी चीफ कंप्लेंट्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको मिल सकती हैं, लाइक लीवर सिरोसिस, हीपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक वेरिसेस एंड फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, बोले तो अक्यूट हेपेटाइटिस। सारी की सारी सिचुएशन से कॉम्प्लिकेशन का रूप हो सकती हैं किसके अंदर, आपके हेपेटाइटिस के अंतर्गत। कुछ कॉमन बातें हमने डिस्कस की। सबसे पहले तो हमने इसका नाम का जिक्र किया, हेपेटाइटिस का मतलब क्या होगा, इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, किसी कॉम्प्लिकेशन की देन यह हो सकता है, कितने प्रकार का होता है, पर्टिकुलर सारे वायरसों का नाम मैंने लिखा है, बताया है, सारे आरएनए हैं एक को छोड़कर जो डीएनए होता है हेपेटाइटिस बी। इसके अलावा कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशन, कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, लाइक एनोरेक्सिया, जॉइंडिस, अंबर कलर यूरिन और क्ले कलर स्टूल होगा।
इसके अलावा कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, लाइक लिवर सिरोसिस, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक वेरिसेस और फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। अब हम कुछ कॉमन चीजों को छोड़कर स्पेसिफिक चीजों पर चल रहे हैं। बोले तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं हेपेटाइटिस ए को। क्या होता है, क्या यहां जरूरी बातें हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। किसके बारे में, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस ए टॉपिक इज हेपेटाइटिस ए। पर्टिकुलर बातें हम करने वाले हैं। सबसे पहले इस हेपेटाइटिस के रिलेटेड आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं। बोले तो पांचों के पांचों एमसीक्यू बता रहा हूं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछे जाने वाले एग्जाम के एमसीक्यू मैं आपके सामने रख रहा हूं। 5 एमसीक्यू इस हेपेटाइटिस ए से रिलेटेड है। ध्यान से सुनिएगा, पांचों पर डायरेक्ट सवाल आपको मिलता है। जैसे कि सबसे पहला और एक फेवरेट सवाल, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कौन सा होता है, तो आंसर होगा हेपेटाइटिस ए। क्लियर है। पहला एमसीक्यू, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। नेवर कंफ्यूज, जब भी ये सवाल आता है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कौन सा है, आपका जवाब होगा हेपेटाइटिस ए है। क्लियर है। दूसरा एमसीक्यू, अगर सवाल मिलता है बताओ एपिडेमिक जॉन्डिस कौन सा होता है, एपिडेमिक जॉन्डिस हेपेटाइटिस। एपिडेमिक जॉन्डिस, एपिडेमिक जॉन्डिस कौन सा हेपेटाइटिस करता है, बहुत बार सवाल मिलता है एग्जाम में, बताओ वह हेपेटाइटिस जो एपिडेमिक होता है। एपिडेमिक हेपेटाइटिस किसे बोलते हैं, या एपिडेमिक जॉन्डिस किसे बोलते हैं, योर आंसर विल बी द हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए को ही एपिडेमिक जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है। चलिएगा, 2 एमसीक्यू हमने डिस्कस किए। एमसीक्यू नंबर 3 पर हम चलते हैं। तीसरा पॉइंट आपके सामने है कि बताओ ऐसा हेपेटाइटिस कौन सा है जो सबसे ज्यादा इंडिया के में बच्चों में पाया जाता है, तो भी आंसर यही होगा। तो जवाब सुनिएगा, मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस अमंग चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस अमंग चिल्ड्रन इन इंडिया। भारतवर्ष में बच्चों में पाया जाने वाला मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस कौन सा होता है, बच्चों की बात कर रहा हूं। ओवरऑल बात करते हैं तो फिर हेपेटाइटिस ई जाता है, लेकिन अगर हॉस्पिटल की बात करें तो हेपेटाइटिस बी जाता है। लेकिन अगर ओवरऑल बात कर रहा है बच्चों को लेकर कि बच्चों में सबसे ज्यादा कौन सा हेपेटाइटिस मिलता है, तो आंसर होगा हेपेटाइटिस ए। इसका रिस्की ग्रुप भी यंग चिल्ड्रन ही होते हैं। तो मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस इज यंग, जो मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस अमंग चिल्ड्रन इन इंडिया इज हेपेटाइटिस ए। इसके अलावा वह हेपेटाइटिस जो दोबारा नहीं होगा, नेवर बैट अगेन, नेवर रिपीट अगेन, नेवर बैक अगेन इन अ लाइफ, तो भी क्या जवाब देंगे आपको, हेपेटाइटिस ए। याद रखना है विच मैं यहां लिख रहा हूं हेपेटाइटिस विच नेवर रिपीट अगेन। हेपेटाइटिस विच नेवर बैक अगेन इन लाइफ। जीवन काल में फिर दोबारा इसके दर्शन नहीं होंगे। कौन सा होता है, तो याद रखना 2 होते हैं, लेकिन एक हेपेटाइटिस इसमें कौन सा होता है, ए। तो इसमें ए एंड बी आने हैं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी दोनों ऐसे होते हैं जो होने के बाद दोबारा इनके दर्शन नहीं होते हैं। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी ये प्रदान करने वाले होते हैं। चलिएगा आगे हम बात करते हैं इसका 5th नंबर का पॉइंट,
और पॉइंट आपका है कि ऐसा कौन सा वायरस है हेपेटाइटिस में, ऐसा कौन सा हेपेटाइटिस है जो क्या करता है, ऐसा हेपेटाइटिस जो क्रोनिक कंडीशन में कन्वर्ट नहीं होता है, तो भी आंसर यही जाएगा। याद रखना है हेपेटाइटिस, क्या याद रखना है, हेपेटाइटिस नेवर कन्वर्ट इन क्रॉनिक हेपेटाइटिस, इन क्रॉनिक हेपेटाइटिस। वह हेपेटाइटिस जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट नहीं होता है, तो भी आंसर ए बोलेंगे। ऐसे कौन से होते हैं, तो दो होते हैं ऐसे भी, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। ये दोनों ऐसे हैं जो क्रॉनिक अवस्था में कन्वर्ट नहीं होते हैं, यानी क्रॉनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट ये नहीं होते हैं। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। पांचों एमसीक्यू बनते हैं हेपेटाइटिस ए से रिलेटेड। सबसे पहला एमसीक्यू तो एक जनरल एमसीक्यू, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस किसे बोलेंगे, हेपेटाइटिस ए को बोलेंगे बेटा। दूसरा बताओ एपिडेमिक किसे कहते हैं, एपिडेमिक जॉन्डिस किसे कहते हैं, जवाब क्या होना है, हेपेटाइटिस ए। वह हेपेटाइटिस बताओ जो कि बच्चों में सर्वाधिक पाया जाता है भारतीय परिवेश में, जवाब होगा हेपेटाइटिस ए। यही एग्जामिनर आपके सामने सवाल पेश कर रहा है, हेपेटाइटिस विच नेवर बैक अगेन इन लाइफ, दोबारा जीवन काल में नहीं हो रहा है, कौन सा होगा, हेपेटाइटिस ए एंड बी, दोबारा इसके दर्शन हमें नहीं होते हैं। इसके अलावा सवाल मिल सकता है हेपेटाइटिस नेवर कन्वर्ट इन क्रॉनिक हेपेटाइटिस, वह हेपेटाइटिस जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस में नहीं बदलता है, कौन सा होगा, हेपेटाइटिस ए। यहां मैंने दो ऑप्शन लिखे हैं, हालांकि उसमें एक ऑप्शन हेपेटाइटिस ए है, इसीलिए हम हेपेटाइटिस ए में इसकी बात कर रहे हैं। जैसे सवाल आए कि कौन से हेपेटाइटिस जो दोबारा नहीं होंगे, तो ए और बी ऑप्शन आंसर होंगे। और अगर ऐसा आता है कि क्रॉनिक में कौन से परिवर्तित नहीं होते हैं, तो ए और ई आते हैं, मतलब ए है इनमें। क्लियर हो गए पांचों पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स आपके सामने हैं, पांचों एमसीक्यू हैं। चलिएगा आगे हम बात करते हैं इस वायरस के एजेंट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, एजेंट के बारे में। इस वायरस का एजेंट, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, एजेंट के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, एजेंट के बारे में क्या क्या सवाल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके सामने बता रहे हैं इस वायरस के, जो आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट एजेंट के रिगार्डिंग, अगर बोला जाए एजेंट कौन सा है, तो आप सीधा बोल देंगे हेपेटाइटिस ए वायरस है। वायरस तो यही है, हेपेटाइटिस ए वायरस। कौन से वायरस के द्वारा हेपेटाइटिस होता है ए, तो आपका जवाब होगा हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा ही होता है। क्लियर है। अगर बोला जाए इस वायरस की फैमिली कौन सी है, इस वायरस की फैमिली कौन सी है, कौन सी फैमिली से यह आता है, तो फिर आपको जवाब देना है पिकोना वायरस। क्या बोलना है, पिकोना वायरस, पिकोना वायरस। यह पिकोना वायरस फैमिली में आता है। कौन सी फैमिली में आता है, पिकोना वायरस फैमिली में। जो इसका क्लासिफिकेशन प्रोविजनली क्लासिफिकेशन हुआ था, प्रोविजनली क्लासिफाइड जब यह हुआ था, तो उस समय इसे दूसरे ग्रुप में रखा जाता था, और वह ग्रुप था एंटीरोवायरस, एंटीरोवायरस 72, एंटीरोवायरस 72। यह जब इसका प्रोविजनली क्लासिफिकेशन हुआ, उस समय इसे रखा गया था एंटीरोवायरस 72 में। लेकिन वायरस का नाम क्या है, हेपेटाइटिस ए वायरस। फैमिली क्या है, पिकोना वायरस की फैमिली है।
प्रोविजनली क्लासिफाइड जब किया गया था तो किस में आता था, एंटीरोवायरस 72 में। एक बात तो सभी को पता है, बता भी चुका हूं मैं कि कैसा होता है, आपका जवाब होगा आरएनए वायरस। क्लियर है, आरएनए वायरस। और आरएनए तो है, साथ में क्या है, याद रखना, आरएनए वायरस विथ प्रोटीन एनवलप या प्रोटीन कवरिंग, प्रोटीन से कवर्ड होता है, यह आरएनए वायरस होता है यह बात हम अर्ली ऑन डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज अबाउट द एजेंट। इसके एजेंट से रिलेटेड बातें आपके सामने मैंने रखी। एजेंट का नाम क्या होगा, तो हेपेटाइटिस ए वायरस रहने वाला है। फैमिली क्या है, पिकोना वायरस फैमिली है। प्रोविजनली क्लासिफिकेशन जब इसका किया गया था तो ये किस में आता था, एंटीरोवायरस 72 में। अगर बोला जाए यह कैसा वायरस है, आरएनए वायरस है, प्रोटीन से ये कवर्ड रहता है। चलिएगा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं इसका रिस्की ग्रुप। एक बात और याद रखना है इसी वायरस को लेकर कि यह जो हेपेटाइटिस ए है यह मोस्टली मिलता है अर्ली विंटर में, याद रखना है। हेपेटाइटिस ए वायरस, इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है, हेपेटाइटिस ए वायरस इसे बोलते हैं। तो याद रखना है हेपेटाइटिस ए वायरस मोस्टली फाउंड इन अर्ली विंटर, जब हल्की हल्की सर्दियां शुरू हो रही हैं, बोले तो अक्टूबर नवंबर का महीना, उसके आसपास ये ज्यादा नजर आता है। अर्ली विंटर सीजन में यह मोस्टली देखने को यह मिलता है, तो यह पॉइंट भी याद रखें। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हम बता रहे हैं रिस्की ग्रुप कौन सा होगा, किस ग्रुप को आप रिस्की ग्रुप में लोगे। इसके लिए हेपेटाइटिस ए के लिए रिस्की ग्रुप कौन सा होगा, जिस ग्रुप के अंदर आपको नजर आ सकते हैं हेपेटाइटिस ए ज्यादा। तो आपके सामने मैं 3 ग्रुप लिख रहा हूं जो तीनों के तीनों रिस्की ग्रुप में आते हैं। तो रिस्की ग्रुप में एक तो होना है यंग चिल्ड्रन, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे क्या कि बच्चों में सबसे ज्यादा भारत में पाया जाने वाला हेपेटाइटिस कौन सा, हेपेटाइटिस ए। तो यंग चिल्ड्रन इसका रिस्की ग्रुप है। दूसरा वे बच्चे जो इंडस्ट्री में रहते हैं, बोले तो इंडिविजुअल इन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स, जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस में निवास करते हैं उनमें भी पाया जाता है यह। और तीसरा है हेल्थ केयर पर्सनल्स, SCP, हेल्थ केयर पर्सनल्स। तो 3 इसके रिस्की ग्रुप हैं, यंग चिल्ड्रंस, इंडिविजुअल इन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स और SCP, हेल्थ केयर पर्सनल्स जो होते हैं, ये एक रिस्की ग्रुप में है, एक रिस्की पॉपुलेशन है जिसमें आपको हेपेटाइटिस ए देखने को ज्यादा मिल सकता है। अब बात करते हैं इसके कुछ कम्युनिटी से रिलेटेड पॉइंट्स। सबसे पहले बात कर रहे हैं इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग पुस्तकों में यह अलग अलग मिलेंगे, हम जो मैं बता रहा हूं, आप किसी छोटी मोटी बुक को पढ़ोगे हर प्रकार के रेफरेंस अलग मिलेंगे। मेरे द्वारा जो आपको इंक्यूबेशन पीरियड बताए जा रहे हैं वे इंक्यूबेशन पीरियड होंगे सॉन्डर्स के, जो ऑथेंटिक बुक है उसके अंदर जो इंक्यूबेशन पीरियड देके रखे हैं, एग्जाम में बहुत बार माना गया है और अधिकांश डेटा उसके सही माने जाते हैं। तो सॉन्डर्स या एनक्लेक्स जिसकी बात आप कर रहे हो उसके डेटा हैं ये। तो इंक्यूबेशन पीरियड माना गया है इसका 2 से लेकर 6 वीक, 2 से लेकर 6 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड माना गया है। अगर मैं बात करूं पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी की, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी उल्टा हो गया, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, शॉर्ट में लिखा हूं पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। इसका मतलब हो गया
पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी होगी लगभग 2 से 3 वीक पहले, 2 to 3 वीक बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर जॉन्डिस। यानी कि जब जॉन्डिस होगा हेपेटाइटिस ए में, उस जॉन्डिस के 2 से 3 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद में व्यक्ति कैसा होगा? व्यक्ति इन्फेक्शियस होगा, बहुत ज्यादा इन्फेक्टाइल होगा, बीमारी को आप में ट्रांसफर कर सकता है। इसके अलावा मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहने वाला है इसका? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यहां एग्जाम के एमसीक्यू देखिएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में बहुत सारे एमसीक्यू आपको मिलेंगे और एक एमसीक्यू तो बहुत बार रिपीट होने वाला एमसीक्यू है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आता है फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट, excreta that is expelled by a positive person and take by a healthy person। मतलब excreta बाहर निकाला और किसी ने उसे इंजेस्ट कर लिया, यही इसका मोस्ट कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज फीकल ओरल रूट। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि बताओ वह कौन सा हेपेटाइटिस है जिसका रूट फीकल ओरल रूट होता है। ए और ई का मिलेगा, अभी हम ए की बात कर रहे हैं, तो इसका फीकल ओरल रूट देखने को मिलता है। क्लियर? पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां आपके सामने मैंने रखा है। इसके अलावा यह और मिल सकता है किसके द्वारा? जैसे आपके पैरेंटल ट्रांसमिशन के द्वारा। पैरेंटल ट्रांसमिशन इसके द्वारा मिल सकता है। पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट के द्वारा मिल सकता है। उसके अलावा और हमें देखने को मिल सकता है किसके द्वारा? यह कंटामिनेटेड चीजों के द्वारा। कंटामिनेटेड पानी, वाटर, कंटामिनेटेड दूध, कंटामिनेटेड फल, कंटामिनेटेड फ्रूट, कंटामिनेटेड सब्जियां, ये सारी चीजें कंटामिनेटेड वस्तुओं के द्वारा यह ट्रांसमिट हो सकता है। मोस्ट कॉमन रूट इज फीकल ओरल रूट। उसके अलावा पैरेंटल हो सकता है, पर्सन टू पर्सन हो सकता है, कंटामिनेटेड आपके कंटामिनेटेड वस्तुएं हो सकती हैं जिनमें आती हैं आपका वाटर, मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल्स। ये सारी की सारी कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती हैं किसके अंतर्गत? आपके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंतर्गत। और क्या हो सकता है तो ध्यान दीजिएगा, और आपको देखने को मिल सकता है इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन में पुअरली वास्ट, साफ से साफ नहीं धोया है तो पुअरली वास्ड यूटेंसिल बोलते हैं बर्तन को। खाने के जो बर्तन होते हैं उन्हें यूटेंसिल बोलते हैं। तो साफ नहीं धोया बर्तनों को, उनके द्वारा भी यह ट्रांसमिट हो सकता है। पुअरली वास्ट यूटेंसिल्स के द्वारा भी यह ट्रांसमिट हो सकता है। फीकल ओरल रूट, पैरेंटल रूट, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, कंटामिनेटेड वाटर, मिल्क, फ्रूट, कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स, पुअरली वास्ट यूटेंसिल्स, ये सारे से मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ पर्टिकुलर एफ मैं बता रहा हूं, यह भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन का ही भाग है। जो हम पढ़ रहे थे उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन को ही। और इसी मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कुछ पर्टिकुलर एफ आपको नजर आएंगी जिनके आधार पर आप इन्हें याद रख सकते हैं।
जैसे याद करने का तरीका, एफ बोले तो फूड, नेक्स्ट एफ बोले तो भोजन, फिर फ्लूइड पानी, नेक्स्ट एफ बोले तो फीसेस स्टूल, फीसेस फॉमिट्स, फ्लाइस मक्खियां, और फिंगर फ्लाइस और फिंगर्स। तो कितने एफ हो गए? 6 एफ। यह भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन का जरिया है। बाय द फ्लूइड, बाय द फूड, बाय द फीसेस, बाय द फॉमिट। फॉमिट बताए थे हम, कंटामिनेटेड वस्तुएं जो होती हैं उनके द्वारा, फ्लाइस जो मक्खियां होती हैं उनके द्वारा, इसके अलावा फिंगर्स। तो फॉमिट्स, कंटामिनेटेड फॉमिट्स, फ्लाइस, फिंगर्स, फीसेस, फूड और फ्लूइड, ये सारे के सारे इसे ट्रांसफर कर सकते हैं और इसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम रख सकते हैं। इसी के साथ ही इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फैलने का जरिया खत्म होता है। चलिए अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में कि इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करोगे आप, कैसे कंफर्म करोगे कि इसको क्या हो गया है, हेपेटाइटिस हो गया है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बताइए। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहला पॉइंट देखिएगा ध्यानपूर्वक। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या बातें होंगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए सबसे पहले कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो आप चेक करेंगे डिटेक्ट एंटीबॉडी। क्या डिटेक्ट करोगे? एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट? एंटीबॉडी ऑफ डिटेक्ट एंटीबॉडी ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इन सीरम। आपके ब्लड में, आपके सीरम में हेपेटाइटिस जो ए है, हेपेटाइटिस ए वायरस जो है, उस हेपेटाइटिस ए वायरस की क्या डिटेक्ट करनी है आपको? एंटीबॉडीज। तो अगर एंटीबॉडी नजर आ रही है आपको हेपेटाइटिस ए की, इसका मतलब समझ जाना आपके अंदर इसका इन्फेक्शन उपस्थित है। पहला पॉइंट। चलिएगा दूसरा पॉइंट की बात करते हैं हम, और आपकी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ये, उनके बारे में बात है। अगर आपको IgM नजर आती है, IgM इम्यूनोग्लोबुलिन M, यह क्या इंडिकेट करती है? तो याद रखना है यह करंट इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है। अभी इन्फेक्शन है इस बात को इंडिकेट करती है। इंडिकेट करंट इन्फेक्शन। करंट इन्फेक्शन को प्रदर्शित करने के लिए हम IgM का चेकअप करते हैं। यहीं अगर मैं बात करूं, आपका एक और एंटीबॉडी है और उसका नाम है IgG। यह प्रीवियस इन्फेक्शन को दिखाती है, पहले इन्फेक्शन हुआ इसको इंडिकेट करती है। तो यह इंडिकेट करेगी प्रीवियस इन्फेक्शन को, इंडिकेट प्रीवियस इन्फेक्शन। तो यह इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के क्राइटेरिया में 3 पॉइंट आपके सामने रखे हैं। पहला पॉइंट है आपको क्या डिटेक्ट करना है? हेपेटाइटिस ए के एंटीबॉडी डिटेक्शन करनी है, यह कंफर्म करेगा। इसमें दूसरा पॉइंट जो IgM है वह क्या इंडिकेट करती है? करंट इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है।
तीसरा पॉइंट IgG क्या इंडिकेट करती है? यह इंडिकेट करती है किसको? आपके प्रीवियस इन्फेक्शन को इंडिकेट कर देती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या टेस्ट से रिलेटेड हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। चलिएगा, यहां तक हमने बात की। आगे हम बात करते हैं, डायग्नोस करने के बाद आते हैं हम इसके किसके ऊपर? इसका ट्रीटमेंट पोर्शन के ऊपर। ट्रीटमेंट पोर्शन, इलाज, ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट में हम जो बात करने वाले हैं वे बात हम करेंगे वैक्सीन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन से रिलेटेड। याद रखना है, वैक्सीन होती हैं दो की, हेपेटाइटिस ए वायरस एंड हेपेटाइटिस बी वायरस इज वैक्सीन प्रिवेंटेबल। यहां वैक्सीन होती है, याद रखना, वैक्सीन प्रिवेंटेबल। यह एग्जाम का सवाल है, CHO में पूछा गया है कि कौन कौन से हेपेटाइटिस होते हैं जो वैक्सीन से रुक जाते हैं। तो जवाब होगा हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, क्योंकि इन दोनों की वैक्सीन अवेलेबल है, बाकी की वैक्सीन नहीं आती है। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रिवेंटेबल होते हैं। चलिए हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन के बारे में। तो बोले तो हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, किसकी बात हम कर रहे हैं? हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, हेपेटाइटिस की ए वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं। बी के बारे में बी के समय करेंगे। हेपेटाइटिस ए जो होता है, इसकी दोनों प्रकार की वैक्सीन है, लाइव भी है और किल्ड भी है। लेकिन लाइव वैक्सीन तो चाइना में है, वहीं काम आती है, अभी इंडिया में यूज ज़्यादा नहीं होती है। तो याद रखना है, इसकी जो लाइव वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन वो यूज हो रही है चाइना में। चाइना वाले काम में लेते हैं, यूज मोस्टली इन चाइना, मोस्टली इन चाइना। अगर मैं भारत की बात करें तो हम यहां काम में ले रहे हैं किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड, किल्ड या इनएक्टिवेटेड, किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो काम आ रही है भारतवर्ष में, यूज इन इंडिया। तो इंडिया में जो वैक्सीन काम में ले रहे हैं हेपेटाइटिस ए की, वह वैक्सीन कैसी है? किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। चलिएगा इस वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, किल्ड के बारे में, यानी किल्ड वैक्सीन, क्योंकि हम तो भारतवासी हैं, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो किल्ड वैक्सीन की बात करिएगा। जो किल्ड वैक्सीन है, इसके पॉइंट देखो। पहला पॉइंट तो इसकी डोज लगेगी 0.5 ml, पहला पॉइंट। दूसरा, यह सबक्यूटेनियस भी लगा सकते हो और IM भी लगा सकते हो, दोनों रूट हैं आपके पास में। इसके अलावा डोज 2 डोज लगनी है। इसकी कितनी डोज लगनी है? 2 डोज। अब एक बात याद रखना, 2 के बीच में गैप जो आएगा यह रहना चाहिए, फिक्स है। गैप बिटवीन 2 डोज, 2 डोज के बीच में जो गैप आएगा वह रहेगा 4 से लेकर 6 महीने का। 4 से 6 महीने का गैप देना है, यह एग्जाम का MCQ है। कितना गैप देते हैं? 4 से 6 महीने का गैप दिया जाता है 2 वैक्सीनों के बीच में। क्लियर है? नेक्स्ट, वैक्सीन को कब लगाना चाहिए? तो याद रखना है एज, इसे लगाना है 1 साल बाद में। वैक्सीन लगेगी आफ्टर 1 ईयर, या तो 1 साल बोल दो या 12 महीने बोल दो, बात एक ही है। 12 महीने बाद या 1 साल बाद ये वैक्सीन लगाई जाएगी। क्लियर है? तो 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूट से IM लगती है, सबक्यूटेनियस या IM दोनों अवेलेबल है, 2 डोज लगेंगी। गैप कितना होगा? 4 से 6 महीने का, और 1 साल के बाद लगाई जाती हैं। अब एग्जाम में इनके
ब्रांड पर, नाम पर सवाल आ चुका है एक बार CHO की एग्जाम में कि हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन का नाम बताओ। तो ऐसे सवाल आया हुआ है, उस सवाल के आधार पर मैं आपको दोनों के नाम बता रहा हूं। दो प्रकार की वैक्सीन यहां है, उन दोनों का नाम याद रखना। हैवरिक्स और वाक्यूटा। हैवरिक्स और वाक्यूटा, ये दोनों वैक्सीन्स हैं। नाम बताया हूं दोनों का, और दोनों पर एग्जाम में MCQ आया हुआ है। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन बताओ, तो हैवरिक्स हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, क्लियर है। हैवरिक्स और वाक्यूटा, ये दोनों वैक्सीन्स जो हैं यह हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है। नाम याद रखना, हैवरिक्स वाक्यूटा। 0.5 ml सबक्यूटेनियस या IM लगा सकते हैं। 2 डोज लगाई जाएगी। कैप 4 से 6 महीने का होगा, 1 साल के बाद लगाई जाती हैं। याद रखना है, 1 साल से पहले आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। और सुनिएगा, और एक इंपॉर्टेंट बात, इसकी इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगा सकते हो आप। इम्यूनोग्लोबुलिन एंड वैक्सीन गिवन, कोशिश करते हैं कब, ड्यूरिंग, ये पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस की बात हो रही है, इलाज की बात कर रहे हैं, पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस। तो ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड एंड आफ्टर 2 वीक ऑफ एक्सपोजर, आपको एक्सपोजर हुआ उसके 2 वीक बाद में। मतलब ये कौन से ट्रीटमेंट की बात हो रही है, पोस्ट एक्सपोजर की बात मैं कर रहा हूं। पोस्ट एक्सपोजर एक पॉइंट आता है, जैसे मैंने आपको येलो फीवर की वैक्सीन के बारे में बताया था, कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज में ट्रैवलिंग करने से पहले हम यूज करते हैं आपकी येलो फीवर की वैक्सीन। सेम याद रखना है कि हेपेटाइटिस ए इम्यूनोग्लोबुलिन रिकमेंडेड हैं, लगा सकते हो आप, आवश्यक है, रिकमेंडेड बिफोर ट्रैवलिंग कंट्रीज who have risk, या आप कह सकते हैं who have poor water sanitation, ऐसी कंट्रियां जहां पानी का सैनिटेशन पुअर है, उन कंट्रीज में आपको क्या करने की आवश्यकता है, जाने से पहले इम्यूनोग्लोबुलिन की आवश्यकता होगी। तो यह कैसा हो गया, प्री एक्सपोजर, यह है पोस्ट एक्सपोजर, यह है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। प्री एक्सपोजर और पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस। तो इधर पोस्ट एक्सपोजर बाद में इंक्यूबेशन पीरियड में या 2 वीक बाद, और किसी कंट्री में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वहां सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, तो आप पहले इम्यूनोग्लोबुलिन लेकर जाएं। ये आपका है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। क्लियर है। चलिएगा, इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है हेपेटाइटिस ए का, तो ध्यान दीजिएगा, उसका कॉम्प्लिकेशन है फुलमिनेंट हेपेटाइटिस बताया था मैं। फुलमिनेंट हेपेटाइटिस का मतलब है अक्यूट हेपेटाइटिस।
अक्यूट हेपेटाइटिस को बोलते हैं फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस ए। कुछ नर्सिंग का काम, जरूरी बातें, कुछ शिक्षा, कुछ ज्ञान आप दे सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां से अगर क्वेश्चन आता है, मोस्ट कॉमन इंटरवेंशन, मोस्ट कॉमन इंटरवेंशन, ये सभी के लिए बता रहा हूं, मोस्ट कॉमन इंटरवेंशन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस को रोकने का मुख्य इंटरवेंशन बताओ, तो निसंदेह जवाब होगा हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग के द्वारा आप इसके फैलने को रोक सकते हैं। सभी प्रकार के हेपेटाइटिस की बात यहां कर रहे हैं। ऑल टाइप ऑफ हेपेटाइटिस स्प्रेड रुकेगी हैंड वॉशिंग के बाद में, तो यहां आ गया आपका हैंड वॉशिंग। चलिएगा, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं और क्या हो सकता है। तो यहां पर जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्योंकि ये किसके द्वारा हो रहा था, फीको ओरल रूट के द्वारा, तो वे पॉइंट सारे हम डिस्कस यहां कर लेंगे। एक तो आप ले सकते हो यहां बॉइलिंग, उबालना है, बॉइलिंग करना है, कितना 100 डिग्री सेल्सियस पर 4-5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए बॉईल करें आप खाने से पहले चीजों को। इसके अलावा और क्या ध्यान रख सकते हैं आप, बॉईल करने के अलावा जैसे स्पेशली वाटर की बात करूं तो वाटर के लिए आप क्या यूज ले सकते हैं, पानी को आप बॉईल कर लिए एक, तो दूसरा क्लोरीन यूज कर सकते हैं, रेजिडुअल क्लोरीन। रेजिडुअल क्लोरीन, क्लोरीन भी पानी के शुद्धिकरण की विधि है, तो इसमें हम क्लोरीन काम में ले सकते हैं। कितनी, 1 mg पर लीटर के हिसाब से आप ले लें 30 मिनट के लिए। कितने मिनट, 30 मिनट क्लोरीन काम में ले लें, 1 mg पर लीटर 30 मिनट के लिए क्लोरीन, ताकि पानी शुद्ध हो तो बीमारी नहीं होगी, क्योंकि पानी के द्वारा ही हो रही थी। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट फिल्ट्रेशन, अल्ट्रावायलेट फिल्ट्रेशन, सूर्य की किरणें जो हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं, ये रेज भी डिसइंफेक्ट करने में काम आती हैं, तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या सावधानी आपको बरतनी है, फॉर्मलिन आप काम में ले सकते हैं, ऑटोक्लेव काम में ले सकते हो, ऑटोक्लेव। इसके अलावा सेफ डिस्पोजल बाय म्युनिसिपल, जो म्युनिसिपल पार्टीज हैं उनको आप संदेशा दें कि पानी का जो डिस्पोजल है सेफ डिस्पोजल होना चाहिए। इसके अलावा फूड हैंडलर्स जो हैं उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, तो स्क्रीनिंग ऑफ फूड हैंडलर्स, बीमारी को ट्रांसफर करने में भूमिका निभाते हैं ये फूड हैंडलर्स, उनकी स्क्रीनिंग करवाओ। ऐसा नहीं है कि एक बीमार हो रहा हो सबको फैला रहा हो, तो उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ये सारे के सारे वे पॉइंट है जो इसकी रोकथाम में आपके सामने एक कारगर साबित होने वाली चीजें हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हमने एक हेपेटाइटिस में इंक्लूड किए हैं, हेपेटाइटिस ए के बारे में। बाकी रिमेनिंग हेपेटाइटिस को हम हमारी नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। क्या क्या पढ़ा देखो, सबसे पहले हेपेटाइटिस की जनरल बातें। हेपेटाइटिस बोले तो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, लीवर का इन्फ्लामेशन, कितने प्रकार के वायरस हैं, मैं एक नया वायरस भी बताया जिसका विवरण मैं करूंगा लास्ट में। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई और जी सभी कैसे हैं, आरएनए है, एक केवल डीएनए है। पहला कंप्लेंट एनोरेक्सिया, उसके अलावा कार्डिनल साइन, येलो डिस्कलरेशन, जॉइंटिस, अंबल कलर यूरिन और क्ले कलर्ड स्टूल है। कॉम्प्लिकेशन में लिवर सिरोसिस, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक वेरिसेस और फुलमिनेंट हेपेटाइटिस नजर आएगा। हेपेटाइटिस ए के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, एपिडेमिक जॉन्डिस, मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस अमंग चिल्ड्रन इन इंडिया, हेपेटाइटिस विच नेवर बैक अगेन इन अ लाइफ, हेपेटाइटिस ए एंड बी, हेपेटाइटिस नेवर कन्वर्ट इन अ
क्रॉनिक हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए और ई। एजेंट हेपेटाइटिस ए वायरस है, फैमिली पिकोना वायरस है। प्रोविजनली क्लासिफाइड जब हुआ था तो नाम दिया गया था एंटीरोवायरस 72। आरएनए वायरस है ये, विद प्रोटीन कवरिंग रहता है। किस सीजन में ज्यादा होता है तो अर्ली विंटर में होता है। कौन से ग्रुप में ज्यादा होगा? यंग चिल्ड्रन में, जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उनमें, और हेल्थ केयर पर्सन में। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 सप्ताह रखा गया है। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी 2 से 3 वीक पहले और 1 वीक बाद में जॉइंटिस के। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में मुख्य है फीकल रूट। इसके अलावा हो सकता है पैरेंटल से, पर्सन टू पर्सन, कंटामिनेटेड वाटर, मिल्क, फ्रूट और वेजिटेबल्स। इसके अलावा पुअरली वाटर वाश्ड यूटेंसिल, यूटेंसिल बोले तो बर्तन जिनमें खा रहे हैं उसको साफ ही नहीं किया तो फैल गया। एक फिक्स पॉइंट एफ के नाम से मैंने बताया याद करने के लिए, रिमेंबर की 6F बोले तो एफ बोले तो फ्लूइड, एफ बोले तो फूड, एफ बोले तो फीसेस, एफ बोले तो फॉमिट, एफ बोले तो फ्लाइस और एफ बोले तो फिंगर्स। तो 6F हो गए। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आपके सामने मैंने पेश किया 3 चीजें। डिटेक्ट एंटीबॉडी ऑफ हेपेटाइटिस ए इन सीरम। नंबर 2 IgM एंटीबॉडी करंट इन्फेक्शन को दिखाएगी, IgG एंटीबॉडी प्रीवियस इन्फेक्शन को दिखा देती है। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करी, हम बात वैक्सीन के बारे में ही करने वाले हैं। वैक्सीन हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन होती है, याद रखना 2 की वैक्सीन मिलती हैं। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन दोनों प्रकार की, लाइव और किल्ड, लेकिन किल्ड वैक्सीन हमारे यहाँ चलती है, लाइव वैक्सीन चाइना में चलती है। किल्ड की बात करें 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूट से दी जाएगी, IM लगाया जाएगा। IM या सबक्यूटेनियस दोनों अवेलेबल हैं। 2 डोज लगेगी, डोज के बीच में गैप कितना? 4 से 6 महीने का, और एज 1 साल के बाद चुनेंगे। वैक्सीन का नाम याद रखना, हैवरिक्स और वाक्यूटा, दोनों पर सवाल आया हुआ है। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगा देते हैं और वैक्सीन भी लगा सकते हो। कब लगानी चाहिए? तो इंक्यूबेशन पीरियड में लगा सकते हैं या 2 वीक आफ्टर एक्सपोजर आप लगा सकते हैं। हेपेटाइटिस ए की इम्यूनोग्लोबुलिन्स, किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो जो आपको लगता है कि पानी सही नहीं मिलेगा तो लगवा के जानी है। ये प्री एक्सपोजर है और ये पोस्ट एक्सपोजर है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस हो सकता है। नर्सिंग एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन घटाने का हैंड वॉशिंग है। बॉइलिंग कर लो, बढ़िया रहेगा, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएगा। वाटर के लिए रेजिडुअल क्लोरीन का हम ले सकते हैं 1 mg पर लीटर 30 मिनट के लिए। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट फिल्ट्रेशन, फॉर्मेलिन, ऑटोक्लेव, सेफ डिस्पोजल बाई म्युनिसिपल और स्क्रीनिंग ऑफ फूड हैंडलर्स काम में ले सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट की फीचर्स रिलेटेड टू द हेपेटाइटिस ए। इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू द हेपेटाइटिस ए। फीको ओरल रूट, बहुत कॉमन क्वेश्चंस। नंबर 2 इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वैक्सीन हैवरिक्स और वाक्यूटा, तीनों फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग हेपेटाइटिस के साथ में। आज की क्लास में इतना ही।